अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम के अंदर एक खुशगवार जो तब्दीली सियासी सतह के ऊपर हमें नज़र आ रही है वो एक मुलाकात आज हुई है बिटवीन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। ज़ाहिर है कुछ दिन पहले आपने देखा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये अनाउंस किया था कि जो हस्बे ज़रूरत, ज़ाहिर है एक आइनी मेरे ओहदा है मेरे पास और जो उनके सूबे के कुछ वाजबात हैं, वहाँ पे कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स के मामलात हैं, तो उसके लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर मिलूँगा। लेकिन जो मेरी पार्टी के जो कंसर्न्स हैं ख़ास तौर पर फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वो मौजूद हैं, वो मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर हम लड़ते रहेंगे। आज मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद बाहर वो जब मीडिया के ऊपर आए और मुलाकात के हवाले से जो वहाँ पे बातचीत हुई उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किया, आपके सामने रखते हैं। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ और ज़ाहिर बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर और उन्होंने खुद भी बताएंगे, अमीन खान साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़क्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और उस पर अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है अब, तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, अपने सूबे के मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के मसाइल में भी जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे सूबे के जो वसाइल हैं अगर बरोकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पहले भी हमारा सूबा ऑयल एंड गैस में, हमारा सूबा जो है। तो नाजरीन, आपने देखा कि इस वक्त मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद अभी हमने आपको सुनाया कि वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब वो किस मकसद के लिए आए थे, वो तमाम मामला उन्होंने सामने रखे। मैं अपने पैनलिस्ट के पास आता हूँ। सबसे पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मेरे हिसाब से एक अच्छी मस्बत खबर है, अच्छा पहलू है इसका कि जाहिर है खदशात जो हैं, कंसर्न्स हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से वो तो चलते रहेंगे, लेकिन एक मुल्क के ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, एक मुल्क के अंदर एक सूबा है उसके वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो जाहिर है इस तरह मामला तो आगे बढ़ाने पड़ेंगे ना। अब जाहिर है वो कहते हैं बच्चों वाली कट्टी करके तो नहीं रह सकते आप। ठीक है, ये अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर कोई इससे उनके जो मसाइल हैं सूबे के केपी के और फेडरल गवर्नमेंट जो उनसे तावन चाहती है, अमन अमान है, दहशत गर्दी के मसाइल है और फिर अक्रॉस बॉर्डर जो वहाँ बहुत ज़्यादा मुदाखलत है दहशत गर्दों की और तकरीबकारों की, उनके ऊपर तो मुश्तरका लाएअमल जब तक ना हो और हर सतह पर कोऑपरेशन ना हो तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके नतीजे में अब देखना है कि ये जो इंतज़ामी अफसरों की तैनाती है और जो बकाया जाता है 1500 अरब, उसमें फ़िलहाल कितने इनको पैसे दे रहे हैं और उसके बाद आगे क्या चल रहा है। और वो 45 और 47 का जो रौला है वो उत्ते उनकी है कि भाई चुप साध देंगे दोवें प्रोग्राम, दोनों फ्रीक यानी कोई उस पर भी बात हुई है। देखें चौधरी साहब, वो अली जफर साहब रात को एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कुछ मफाहमत की शराइत सामने रखी। प्रोड्यूसर साहब अगर हम सुना सकें तो मैं फिर नक्की साहब के पास जाता हूँ। अगर मुफाहमत की आपने बात करनी है, आप चाहते हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल बात हो, कोई इकोनॉमी की बात हो, कोई हेल्थ के क्राइसिस की बात हो, फिर आपको CBMs पहले करने पड़ते हैं। आप सबसे पहले तो ये फैसला करें कि हाँ हम कम से कम 10 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ बिल्कुल ही मुतनाज़ा है इलेक्शन, हम उनको खोलते हैं, हम एग्री करते हैं कि उनके ऊपर ऑडिट हो जाए। दूसरी तरफ हम ये भी हुकूमत ये भी CBM ने कि ठीक है जितने भी सियासी दी हैं उनको हम रिहा करते हैं। इसी तरह आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत देते हैं। ये इस किस्म के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों तो शायद हमें यकीन भी। हैदर नकवी साहब, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और एक फेडरेशन का हिस्सा हैं और वहां पे इस तरह की मुलाकातें जो हैं ये उन्होंने उनकी पर्सनल चॉइस के ऊपर नहीं होनी, ये उनकी एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और जो दोनों को निभानी है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि मामलात
जो हल तलब हैं वो तो है ही हैं। चलें, एक मामला है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो फॉर्म 45, 47 वहां से उसका तयन हो जाएगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन आपने देखा ओवर द वीकेंड जो पंजाब के अंदर पुरम जो वहां पे मुजाहिरीन थे उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, उसके हवाले से काफी शाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जनाब आला, हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, कम से कम ये तो हमें करने देना। तो आपको क्या लगता है कि आज की इस मुलाकात को अगर हम सामने रखें, आने वाले दिनों के अंदर कोई बर्फ पिघलने के चांसेस हैं? जी देखें, कुछ इशारे कुदरत के होते हैं और अब ये कुदरत का एक इशारा है कि जब अली अमीन साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात कर रहे थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब ये रहमत का इशारा है। जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बने थे तो इनका एक तासुर यही है कि ये एक एंग्री यंग मैन हैं और हर वक्त गुस्से में बिफरे हुए रहते हैं। तो मैंने इसी प्रोग्राम में एक बात की थी कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी साबित हो सकता है कि इनका जो भी तासुर है उससे हटकर ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सहूलत के लिए बहुत सारे इक़दाम कर सकते हैं। और आज उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में यही बात अभी की कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेहतरी और सहूलत के लिए यहाँ आया हूँ और मैंने वज़ीर आज़म से के सामने वो सारे मसाइल रखे हैं। वज़ीर आज़म ने भी मुझे बताया कि क्या माली मसाइल हैं। उस पर अली अमीन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें अंदाज़ा है कि विफाक को भी माली मसाइल का सामना है और हम चाहेंगे कि विफाक हमारी भी थोड़ी थोड़ी मदद करता रहे ताकि खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेहतर होते रहें। तो ये तो एक बहुत अच्छी और बहुत खुशाइंद बात है। दूसरी बात आपने की वीकेंड पे जो कुछ लाहौर में हुआ, या इसके अलावा तो ये यकीनन किसी भी जमात को उसके जमहूरी हक से नहीं रोकना चाहिए। जो भी उसका जमहूरी हक है, चाहे एहतजाज का हो, चाहे पार्लियामेंट में रहने का हो, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब सोचना होगा कि ये वक्त एहतजाज का, पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, ये वक्त एहतजाज का, मुसलसिल जलाओ घेराव का, मुसलसिल एहतजाजी सियासत का नहीं है। कुछ अरसे पाकिस्तानी अवाम पे भी ये सारी जमातें, चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, रहम करें, आपस में बैठें। पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम है, वहां पे बैठकर वो तमाम मसाइल को हल करें। मैं बार बार एक बात करता हूं, मैं दोबारा बात करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गज़वे जीते थे, उसके बाद सुलह हुदैबिया किया था। वो ताकतवर थे, उसके बावजूद उन्होंने सुलह हुदैबिया किया था और सुलह हुदैबिया को कुरान में फतेह मुबीन कहा गया है। तो ये हमारी सियासी जमातें भी समझें, हमारे ताकतवर हल्के भी समझें और अब वक्त है कि पाकिस्तान में भी एक सुलह हुदैबिया जैसी सुलह की सूरत हाल होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान थोड़ी बहुत अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ सके। शुक्रिया जी। हसन अयूब साहब जी, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? खुशाइंद है जी। देखिए, अली अमीन गंडापुर यानी कोई यंग मैन जिस तरह उन्होंने कहा नकवी साहब ने, तो मैं तो एंग्री यंग मैन, वैसी बात नहीं है। पहले यानी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, वफाकी वजीर रह चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं कश्मीर अमूर के, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जाके अपनी कैंपेन भी चलाते रहे हैं। तो सियासत में कोई बिल्कुल नए आदमी नहीं है, मैच्योर आदमी है। और मेरे ख्याल मुताबिक ये जो CBMs हैं, बेसिकली ये CBM है जो बैरिस्टर अली जफर बात कर रहे थे। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होंगे कि वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर बैठकर जो है वो यानी वो KP के मसाइल के हल के हवाले से भी बात करें, मरकज़ के हवाले से बातें हों और फिर दोनों जमातों के दरमियान भी जो अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको भी रिजॉल्व हो सकते हैं। ये एक किस्म का जो है वो पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ना कि वो 10 हल्के की ऑडिट की बात जो कर रही हैं। ये तो जो बैरिस्टर अली जफर साहब का शॉर्ट आपने दिखाया है, वो तो इस किस्म की बातें हैं कि ना करने वाली बातें होंगी। यानी वो तो ज़ाहिर बात है, वो कहेंगे कि ट्रिब्यूनल्स में जाएं, या हमारे जो है वो खवातीन कैदी हैं उनको आप रिलीज करें। भाई वो अदालत है, कोई हुकूमत है, हुकूमत के पास कुछ इख्तियारात होते हैं जो वो कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्या हुक्म दे देगी जी आप जो है इनको इवन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहा कर दे, तो नहीं कर सकते ना। काफी ज्यादा इख्तियारात नहीं रिहा कर सकते। उनके ऊपर FIRs हैं, मुकदमात हैं, वो ऑलरेडी अदालतों से कोर्ट्स के अंदर ज़ाहिर उनको जाना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट्स के अंदर है, कोर्ट्स के अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वो डिमांड्स कर रहे हैं, जो तलखी जाहिर है पैदा हुई हुई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उनको दूर करने का वाहिद तरीकाकार नाजरीन जाहिर है निगोसिएशंस है, आप टेबल टॉक है, वो करनी पड़ेगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी जो जंगें वो भी जब अपने इख्तिताम को पहुंची हैं तो फिर जो वारिंग पार्टीज होती हैं, जो जंग के अंदर शामिल होती हैं, वो एक टेबल के ऊपर ही बैठती हैं। अच्छी बात होती है कि जल्दी बैठ जाए बजाय इसके कि ज्यादा नुकसान हो जाए। से पहले लेकिन मामला ये है
कि एक तरफ हम बात करते हैं इन सारी CBMs की, दूसरी तरफ जाहिर है इस वक्त अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नाज़रीन, महवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का बिलावल भुट्टो हैं या उनके वालिद साहब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई बंदा सोच नहीं सकता कि कोई फैसला हो, और हमें हर रोज हसन अयूब साहब इसके ऊपर पूरे का पूरा लेक्चर देते हैं कि जनाब आला उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके बानी है, जाहिर है उनके खिलाफ केसेस हैं, उन्होंने सजाएं हुई हैं, उनको चैलेंज किया हुआ उन्होंने, अभी फाइनलिटी नहीं हुई। जाहिर है जब तक आप सुप्रीम कोर्ट तक आपका केस नहीं चलता तो आपके ऊपर इल्जाम एक सतह के ऊपर तो साबित हो गए, लोअर कोर्ट के ऊपर आप ऊपर वाले कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। अब जाहिर है वो कोर्ट के अंदर मौजूद है, इस वक्त सजा उनको हुई है, जेल के अंदर मौजूद है। तो उनके साथ हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि पंजाब हुकूमत ने बैन लगा दिया कि 2 हफ्ते बिल्कुल कोई मुलाकात ही नहीं करनी, और उसके पीछे वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि जनाब आला सिक्योरिटी कंसर्न्स है। लेकिन आज हमने देखा कि इनके अपने जो बयानात हैं, हुकूमती पार्टी के जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं वो आपस में नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं तारिक फजल चौधरी साहब, वो क्या फरमा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ये बैन लगाना पड़ा हमें? हाई प्रोफाइल, अभी हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है या किसी तरह का कोई नुकसान उन्हें पहुंच सकता है, तो वो क्या रास्ता अपनाए? तो मेरा ख्याल है कोई भी जिम्मेदार हुकूमत, अगेन आई वुड रिपीट, कि वो प्रोविंशियल हो, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो रेपुटेशन की परवाह किए बगैर उस तरफ जाएगी कि वो उनके जान की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। दुनिया भर में जेलें ब्रेक भी होती हैं और पाकिस्तान में ये वाक़यात हुए हैं। तारिक फजल चौधरी साहब तो डरा रहे हैं। उसके साथ फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाहिर है स्पोक्स पर्सन है, वो एक अपनी दलील पेश कर रहे हैं। कोई आ रहा है, पता नहीं लग रहा है कि शाम को आ रहा है और पता नहीं कोई दोपहर को जा रहा है, कोई आ रहा है। और खुदा न खास्ता आप देखें अब एक ऐसे हाई प्रोफाइल पर्सन वहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के एक फॉर्मर पार्टी के चेयरमैन थे, और कल खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो कौन जिम्मेवार होगा? पंजाब की हुकूमत जिम्मेवार होगी। हुकूमतें तो बन गई है, अभी क्या उनकी कौन सी मीटिंग्स रह गई हैं? उसके बाद नाजरीन हमारे नए नवेले जो हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मोहतरम अता ताड़ साहब, आज एक प्रेस टॉक के दौरान उन्होंने एक मुख्तलिफ वजह बयान की। क्या वजह है कि जरूरत पड़ रही है कि मोहतरम जो है जो इस वक्त हुकूमत को, बानी PTI को के साथ ये जो कम्युनिकेशन इसको रोकना पड़ रहा है? तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। नाज़रीन, इसके ऊपर एक जो है क्लैरिफिकेशन आ गई थी उसी वक्त जब ये प्रेस टॉक हुई। मोहतरम अता ताड़ साहब की उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल बयानिया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से यूरोपियन यूनियन को ना कोई खत लिखा गया है और ना ही खत लिखने का कोई इरादा है। ये तर्जमान PTI है। नाज़रीन, आज इसी जो ये बैन लगा हुआ है मुलाकात के हवाले से, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने एक पिटीशन की हुई है। आज 2 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, उन्होंने ये केस सुना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सरबराही की और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब भी उनके साथ शामिल थे। आप बताएं कि इस ऑर्डर में कबाहत क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सवाल किया। जेल सूबाई हुकूमत के तहत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार से तजावज़ किया। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर एक पहले फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसके तहत मुलाकात करने की इजाज़त दी हुई है उनके वकला से, उनके जो बाकी सियासी लोग हैं उनके साथ जो है जब भी उनका दिल चाहे मिलें, जितना टाइम वो मिलना चाहते हैं, जाहिर है सियासी अमूर को हल करने के लिए। तो इसको चैलेंज किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, तो उस हवाले से ये सारा केस चल रहा है। अडियाला जेल में इस्लामाबाद के कैदियों से मुतल्लिक क्या स्टेटस होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सवाल किया। अगर आपकी बात मान ली जाए तो सजा सुनाने के बाद इस्लामाबाद की अदालत का इख्तियार खत्म हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आप फिर रोबकार भी इस्लामाबाद की अदालत से जारी ही ना करवाया करें। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से ही रोबकार जारी करवा लिया करें। आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI पर तो 180 केसेस हैं, रोज एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि सुप्रीम जेल के पास सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, देखकर इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि बानी PTI बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक तरफ ये जो हमने बिल्कुल हैदर नकवी साहब ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा कि बारिश हो रही है, अब्र रहमत बरस रहा है और जो है
मुख्तलिफ सियासी जमातें जो आपस में लड़ रही हैं उनकी मुलाकात हो रही है, मौसम भी अच्छा है, चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट भी है, तो इस ये जो CBM है इसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ इस तरह की सारी जो है पाबंदियां लग जाती हैं, तो फिर किस पे एतबार किया जाए और किससे इनकार किया जाए? नहीं, PTI के जो बानी चेयरमैन का मसला है उस पर PTI कल से बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी। वो तो रास्त इकदाम तक चले गए और उन्होंने कहा हम धरना देंगे अडियाला जेल के बाहर या लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे मुल्क में। तो फिर मेरा ख्याल बेटर सेंस प्रिवेल की है और गौहर खां जो है चेयरमैन है इस वक्त PTI के इलेक्टेड, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है चेयरमैन साहब से, तो थोड़ा सा क्लाइम डाउन नज़र आता है। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर की मीटिंग होगी है प्राइम मिनिस्टर साहब से। लेकिन बात यही है कि अगर तो आपने इंसिस्ट करना है कि कोई धांधली नहीं हुई, अवाम का मैंडेट नहीं चोरी हुआ और हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं और उसी के ज़रिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का हमारा एहतराम करें, तो PTI ये करने वाली नहीं है एक। और जब तक PTI को उनके जो 4-5 बड़े मुतालबे हैं उसमें कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलता, उन्होंने पार्लियामेंट में भी एहतजाज करना है और सड़कों पर भी उन्होंने ऑप्शन रखनी है और इस पर यानी जो मर्जी इकदाम। और मैं ये भी बता दूं क्योंकि थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का मुझे खुद भी अंदाज़ा है कि 2-4-10 दिन में ज़ोहल और मरीख का जो है कंजक्ट जो है जो नए सितारे हैं और ये 1.5-2 महीने जो हैं काफ़ी मुश्किलात हैं पूरी दुनिया में। तो अल्लाह करे कि यहाँ लोग होश के नाखन लें। लेकिन जिस बुरे तरीके से चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका अदारा मामला को हैंडल कर रहा है पिछले 1 साल से, उससे मुझे लगता है कि मुल्क में बहुत बड़ी खराबी जो है वो हमारा इंतजार कर रही है। हसन अयूब, अब जाहिर है अब माने या ना माने हर पार्टी का एक लीडर है और उस पार्टी की लीडर की डायरेक्शन के बगैर तो नहीं जा सकते। अब प्रॉब्लम यह है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आपको पता है कि आप हमारे ताहियात कायद जब लंदन से वापस आए तो लाहौर के अंदर कितनी लंबी मीटिंग्स उनको करनी पड़ी टिकट्स को फाइनल करने के लिए। और ये नहीं हो सकता, आपने बड़ा आप उस जमाने में शुगल भी लगाया करते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि असली बटकड़ाई क्या है। तो असली बटकड़ाई खाने के लिए जाहिर है जिसको टिकट मिलनी है जब तक उसके ऊपर अंदर से जो है कंफर्मेशन नहीं आएगी एक से ज्यादा सोर्सेज से, तो जाहिर है ये तो आपस में लड़ते रहेंगे। तो गैर जरूरी इकदाम नहीं उठाया पंजाब हुकूमत ने कि करने दें, क्या फर्क पड़ता है। एक बंदा है उसको किसी अपने सुप्रीम जेल की कमरे में मुलाकात करवा दें, किसी और जगह पे करवा लें। ये क्या बात हुई कि जी हम करवा ही नहीं सकते, मुलाकात नहीं करवा सकते। नहीं, पहले तो हमने जो जितने शॉर्ट्स लाए हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का, फैसल करीम कुंडी साहब का, उनका क्या ताल्लुक है जो जेल पर पाबंदी लगाई गई है? वो तो पंजाब गवर्नमेंट का मामला है ना। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से तो हमने किसी सियासी लोग अलग बात है ना, एक जमात से होना अलग बात है, लेकिन मुतलका एक आदमी, यानी मैं भी और आप भी एयरवे में काम करते हैं, लेकिन हमारा एयरवे में एक आदमी है जो कि मुतलका कोई बीट कर रहा है हेल्थ की, तो वो हेल्थ की चीजें उसको वो मुतलका आदमी है ना। इंपॉर्टेंट जो शख्स है उनका अटॉर्नी जनरल पंजाब हुकूमत का आज पेश हुआ, एडवोकेट जनरल वो पेश हुआ, तो उसके जो रिमार्क्स हमने सुना दिए, उसको अदालत ने बता दिया कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये गलत बात है। मेन प्रॉब्लम अदालत जो मर्जी बात करे, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो अदालत का मामला नहीं है ना जी। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट का इशू है। कल खुदा ना खास्ता वो अदालत का मामला होता है, नहीं कैदी अदालत का मामला है, लेकिन जो सिक्योरिटी बाहर बढ़ाई है, जो अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी जो हकूक हैं और उसकी जिम्मेदारी अदालत भी होता है आपको जी। वो फिर अगर कोई ऐसी है तो पिटीशन ले जाइए, पर्टिकुलर इमरान खान के हवाले से लेके गेम में फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं मेन बात तो ये करना चाह रहा हूं कि देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने ही मुतलका तौर पर देखना है कि जो सिर्फ बानी चेयरमैन की सिक्योरिटी है, जो बाकी 3-4 हजार बाकी प्रिजनर्स मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी का किसी को ख्याल नहीं है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उनका ख्याल करना है। ताहियात कायद को स्पेशल हाईली स्पेशलाइज वीवीआईपी सिक्योरिटी दी गई है, वजह मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जो लाहौर में दी गई है, जो स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया है, नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दे दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो एंटाइटल्ड हैं वो मिलने चाहिए, एक पार्टी सरबराह के तौर पर जो एंटाइटल्ड है वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उससे अलावा को इजाफी अगर सिक्योरिटी उनको दे दी गई है तो नहीं देनी चाहिए थी। मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ना कि वफाकी हुकूमत का। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है कि कुछ दहशतगर्द पकड़े गए, सीपीओ रावलपिंडी ने गिरफ्तार किए। सीपीओ रावलपिंडी ने गिरफ्तारी के बाद अडियाला जेल के बाहर की जो
इवन के जो वहां पर मुख्तलिफ जो है वो वहां पर इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस वक्त जो कैदी मौजूद है ना, अडयाला रोड की, अडयाला के अंदर जो कैदी मौजूद है ना, वो उस कैदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सजा मिली है। अच्छा, वो 804 नंबर है कैदी? अच्छा सुने, कैदी नंबर 804 है, 804 है या 805 400 और कैदी के जो हकूक हैं उसकी जिम्मेदारी अदालत के ऊपर होती है। इतना तो पता है आपको, अदालत ने देखना होता है, ये हुकूमत ने नहीं देखना होता। जी हैदर नकवी साहब, 495 हैदर नकवी साहब, अब ये सारे का सारा मामला है एक पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है, हमने देखा कि हमारे जो इस वक्त मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है, उनके ऊपर दर्जनों केसेस बने, और जिस जमाने में बने वो भी आपको पता है 90s के दौरान सच्चे झूठे अदालतों के अंदर चलते रहे। 11 साल वो आपको पता है पाबंद सलासल रहे। इवेंचुअली वो केसेस जो भी उनका नतीजा निकला आपके सामने है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो पंजाब हुकूमत ने कदम उठाया और उसके ऊपर इस तरह के जो बयानात है कि जी वो तो ये करते हैं तो वो तो ये करते हैं, इससे आप अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे चले जाते हैं? जी अच्छा, मुझे आप जवाब देने दीजिएगा इसका। देखें, जहां तक कानून का या लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है तो मैं उसकी अथॉरिटी नहीं हूं, इसलिए उस पर बात नहीं कर सकता। जो अथॉरिटीज हैं वही ज्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकती हैं। लेकिन अगर आप इखलाकियात की बात करते हैं तो बिल्कुल उनकी इमीडिएट फैमिली को मिलने की इजाज़त होना चाहिए। और अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मिसेस थी कुलसूम नवाज शरीफ, जब उनका इंतकाल हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे। उनको सिर्फ आके बताया गया कि कुलसूम नवाज का इंतकाल हो गया है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करने तक की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा फरियाल तालपुर साहिबा चांद रात को हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको वहां से निकाल कर जेल पहुंचा दिया गया, और अगले 1 हफ्ते तक उनकी फैमिली में किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये रिवायतें जिन लोगों ने सेट की हैं वो इखलाकियात की अगर बात आज करते हैं तो वो जरा अपने माजी की तरफ देखें, और वो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान में अब ये हमारे माशरे का हिस्सा बना दी गई हैं, यकीनन खत्म होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसको मैं मकाफात अमल ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वैसे थोड़ी देर पहले आप जाहिर हमारी इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसके अंदर बड़ी शानदार इस तरह के सुलह हुदैबिया की आपने बात की, अच्छी बात की, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल माफ करना, दरगुजर से काम लेने में कोई हर्ष नहीं है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की जब इस तरह की मिसाल देते हैं ना, हम बेसिकली हम मीडिया के लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई मेरे ख्याल में मकाफात अमल तो है ना, खबर साहब अमली तौर पर कर गुजरी है ना जी, ये है ना खबर साहब, इन्होंने ये हरकतें की ना होती तो आज ये बातें ना हो रही होती। अच्छा, खान साहब ने किया ना, वो मुंह पर हाथ लगा कहते हैं जी कि मैं एसी उतारूंगा उसका। अब मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है। ओके चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कारवा कुदरत का हिस्सा है, इखलाकी तौर पर उनकी फैमिली को, इमीडिएट फैमिली को मिलने की इजाजत होना चाहिए इखलाकी तौर पर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इखलाकियात की कमी, आप ये इतनी तो हिम्मत करें ना कि देखिए मैं कानून पे इख्तियार नहीं रखता। ये रवायत डाली उन्होंने थी ना, मैं कैसे फैसला सुना दूं? रवायत खुद डाल दी है आपको। शायद आप उस वक्त यहाँ पे लाहौर के अंदर होते या रावलपिंडी के अंदर होते, जिस तरह की मुलाकातें मोहतरम नवाज शरीफ साहब किया करते थे, जो खाने वहां पे मिला करते। बड़ा नहीं, आगे बढ़ते नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर खासतौर पर ये एक रूटीन का मामला है कि इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के बाद खासतौर पर वो MNAs और MPs जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनके हवाले से फिर मुख्तलिफ केसेस होना शुरू हो जाते हैं। एक इसी तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग केस अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो है दाखिल हो गया है इलेक्शन कमीशन में। वहाँ पे एक पटिशनर ने ये इस्तदा किया जनाब आला कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 2020 के दौरान को 735 कनाल ज़मीन खरीदी, अपने नाम ट्रांसफ़र कराई, उसके बाद उसको बेच दिया, वो बेच के पता नहीं कोई लैंड क्रूज़र खरीद ली, और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने रखे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस उनके सामने रखा गया है उसको एक्सेप्ट किया है, और 26 मार्च को बुलाया है अली अमीन गंडापुर साहब को। वो सवालात जो उनके हवाले से रेज किए गए हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है। अब प्रॉब्लम यह है कि कल जब ये सारा मामला हुआ तो उसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ज़ाहिर है एक ही सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, और खबरें ये भी आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर को लिटर देर बदेर जो है उनको जो है हटा दिया जाएगा। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस अंदाज से एक पैटर्न है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसले जिस तरह किए जा रहे हैं, तो हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये जो उनके खिलाफ पिटीशन आई है वो फारग हो जाए। लेकिन हमारे दोस्त जावेद लतीफ़ साहब
वो इस हवाले से अपनी एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। जाहिर है वो हल्के की सियासत करते हैं, उनको पता है कि जब इस तरह के फैसले होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका असर पड़ता है, और असर जो है वो बेशक फैसला किसी इदारे की तरफ से किया जा रहा है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को वो बैगेज उठाना पड़ता है। जावेद लतीफ़ साहब क्या फरमा रहे हैं, आपके सामने रखते हैं। कहीं टिकर चल रहा था किसी चैनल पे कि सीएम जो खैबर पख्तूनख्वा हैं वो असासे डिक्लेयर ना करने की वजह से उनको नोटिस हो गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। भाई बात यह है कि कल को अगर असासे वाकयातन उन्होंने जाहिर ना किए होंगे और उस पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो कहा यह जाएगा कि जनाब बड़ी ज्यादती है, एक बंदा बर्दाश्त नहीं हो सका। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के दौरान फिर जब उनसे पूछा गया कि आपकी हुकूमत तो बन गई है, जाहिर है माइनॉरिटी हुकूमत है, तो माइनॉरिटी हुकूमत जो होती है उसकी जो जाहिर है पावर सेंटर है उसके पास नहीं होता, वो पावर सेंटर कहीं और जगह पे होता है। तो जावेद लतीफ़ साहब जाहिर है एक सियासतदान है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। आपका ये कहना है कि हुकूमत नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत जमात की होती तो नजर आती। आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके वो जो हुकूमत बना दी गई उसको मेरी हुकूमत कह लें, उसे मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें। आप भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं, मगर हकीकत तो यही है। ते ਤੁਸੀਂ वैसे की इस हुकूमत ਨੂੰ की गिनते हो किस तरह, मतलब 4-5 नाम लिए हैं जावेद लतीफ़ साहब ने। जावेद लतीफ़ साहब की अपनी राय है, आपने तो मतलब यानी यकीन करें कि हम रोजा मिस कर सकते हैं रमजान में, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का 100 हम मिस नहीं कर सकते इस प्रोग्राम में। यानी मतलब वो कोई ऐसा दिन नहीं है, मैंने जब देखा होगा जावेद लतीफ़ साहब की वो बातें भी अजीब कर जाते हैं समटाइम, तो उसी पर हम तबसरा मांग रहे हैं। देखिए पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ही इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, ही इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। यार वो गलत बात कर रहे हैं, आप उनको बनाते हैं जनाब। अब देखिए मेरी बात सुनिए, वो बात क्या कर रही हैं, वो एक बात कर रहे हैं जिसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, हमारी फड़े की हुकूमत है, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। वो गलत बात ठीक है, अगर हमारी सिंगल मेजॉरिटी होती तो हमारी हुकूमत होती। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त है। किसी इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट के पास कठपुतली या उनके अल्फाज है ना, मैं तो एग्री नहीं करता। जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंच चुकी है, बड़ी ताकतवर हुकूमत है। और ये जो एहतजाज का करने की लगा रहे हैं ना, धमकियां लगा रहे हैं, उनको इतनी मार पड़नी है, इतनी मार पड़नी जी। जो एहतजाज करने पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च करें। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं विद इन गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एंड फेडरल, वो कह रहे हैं कि ये करें लॉन्ग मार्च, और इस मरतबा हम इनको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च करने की कॉस्ट क्या होगी। बिल्कुल लिहाज नहीं होगा इस मरतबा इनकी तबीयत सेट कर दी जाएगी। तबीयत सेट हुई है कि नहीं आपकी 8 फरवरी को? पहले बरमला ऐलान करेंगे, ये लॉन्ग मार्च करें 25 मई, याद है ना, वो 25 मई हो गया है, वो 2 बहुत ज्यादा तबीयत सेट होनी है। में 150 में से मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की किसी को परमिशन नहीं मिली, कोई इजाजत नहीं देनी इन्होंने, और ये करेंगे बिल्कुल। उनको किसी को इजाजत मुल्क के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम फैलाने की बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा हैदर नकवी साहब, आपके पास मैं आता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि जरा आप दोबारा सुनना चाहेंगे? इनसे बोल तो माफी मांगे, ये झूठ जो बोलते रहे 6 महीने। नहीं, आप तो कहते लाहौर से जो है, आप कहते थे लाहौर से शरीफ खानदान एक सीट ही निकालेगा, तो क्या नवाज शरीफ साहब कहां से जीती है? शहबाज शरीफ कहां से जीती है? रोने से बैठा मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ये तमाम लोग कहां से आए हैं? चीचू को मलिया से जीत के आ रहे हैं, पिंडी से जीते हैं, अच्छा लाहौर से जीते हैं ना। आज विजय पाकिस्तान कहां से जीता हुआ है? वो आज 47 मामला चल रहा है, सीएम पंजाब भी लाहौर से जीती है। चल खामोश चले। वो जावेद लतीफ़ साहब ने को फॉर्म 45 वाली बात की है, 47 वाली कौन जीते हैं, जरा अगर आप दोबारा सुन लें। आपका ये कहना है कि हुकूमत नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत जमात की होती तो नजर आती। आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके वो जो हुकूमत बना दी गई उसको मेरी हुकूमत कह लें, उसे मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें। आप भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं, मगर हकीकत तो यही है।
चौधरी साहब, हसन अयूब कल का गुस्से में है। वो नजम सेठी साहब और वो जावेद इफ्तार साहब, इफ्तार अहमद साहब और भी काफी, मंसूर अहमद साहब, इनके जो मंसूर खान साहब हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो लाहौर में जो नवाज शरीफ साहब के हल्के के हवाले से काफी ज्यादा खबरें सुना रहे हैं। नुसरत जवेद साहब भी हमारे मोहतरम है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन रावी जाहिर है, रावी तो बात जोड़ की भी टेम्परिंग आई हुई है, वो भी टेम्परिंग देख लें, वो भी फॉर्म 45 है, पता नहीं क्या टेम्परिंग हुई है। मैं भी कह रहा हूं जहां टेम्परिंग हुई है बिल्कुल उनको जिसने जाली मैंडेट है खत्म होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ट्रिब्यूनल है, लॉन्ग मार्च नहीं है जी। हैदर नकवी साहब, ब्रेक पे अब वक्त हो गया, जरा ब्रेक है, इसके बाद मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये जो जाहिर है एक बड़ा इशू है मौजूदा हुकूमत के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हैदर नकवी साहब, यहाँ पे मेरे ख्याल में वो कराची वाला मामला तो काफी हद तक सेटल हो गया है, लेकिन पंजाब के अंदर काफी इसके ऊपर शोर मचा हुआ है, ये जाहिर है वो चलता ही रहेगा। अब ये इनके अपने लोग हैं, जावेद लतीफ साहब, ये बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। हसन अयूब साहब, मेरा नाम बार बार जो है रोजा लगा हुआ है शायद। हसन अयूब साहब जो है उनको सीरियस नहीं लेते, जावेद लतीफ साहब को। लेकिन जावेद लतीफ साहब आपको पता है कि बड़े करीबी साथियों में से हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी बड़े करीब हैं, और बड़ी वो जो बात करते हैं हमेशा, वो ये जो बोलते हैं, जो पॉलिसी गाइडलाइंस, वो हमेशा वहीं से लेके बोलते हैं। जब ये बात हो रही, जब जावेद लतीफ साहब जैसे सीनियर लोग ऐसी बात करेंगे तो इसका क्या इंप्रेशन बनेगा अपनी पार्टी और अपनी इनकी हुकूमत के ऊपर? देखें, हमारी बदकिस्मती पता है क्या है हमारे मुल्क के लोगों की, कि हम आधा सच बोलते हैं, हम पूरा सच नहीं बोलते। खासतौर पे हमारे सियासतदान और उनसे जुड़े लोग वो सच बोलते हैं, पूरा सच। आपको पता है इन इंतखाबात के नताइज का क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के जरा फॉर्म 45 भी देख लीजिए, आपकी 90 सीटें आई हैं, जरा उनके भी फॉर्म 45 देख लीजिए, मुतादिद हल्कों के, मेरे पास फोन में, मैं आपको भिजवा देता हूं। तो पूरा सच तो यह है, लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। वो ये है कि अब ये तो तकरार रहेगी, इंतखाबात में धांधली हुई, ये मतलब ये तकरार तो हर वहां धांधली की है। जाहिर है फॉर्म 45 देखें, फॉर्म 45 में वहां पे भी नहीं, मैं सवाल का जवाब करता हूं। कहते हैं आई वांट टू स्ट्रेट आंसर फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू। बिल्कुल एज पीटीआई, जी बिल्कुल, मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। जी ओके, अच्छा, वैसे हैदर नकवी साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पूरे वसूख के साथ वहां पे धांधली, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, और किस जगह पे पूरे वसूख के साथ? नहीं, प्लीज आपको टाइम देंगे, कुछ मुकर्रर कर दें। नहीं टाइम मैं 15 मिनट दोनों को दे दिया करें। नहीं, आप सलाम अलैकुम करके बैठ जाया करें, मैं खुदा हाफिज करके चला जाऊंगा। ये हर वक्त यही बोलेंगे जब मेरा टाइम नहीं हुआ, मुझे मुझे बात करने दें। अच्छा देखिए, जब आप चौधरी साहब आप बोले, सर आप बोले, हैदर नकवी साहब, जब एक जर्नलिस्ट बात करता है ना कि मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि इस जगह पे धांधली हुई है, तो जाहिर है इस वक्त सवालिया निशान तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उठा हुआ है ना। तो मैं आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग कि अगर आप कंप्लीट कर दें, पूरा आपने कहा ना, पूरी बात कर दें, पूरा सच बोल दें कि कहां कहां आपकी नजर में धांधली हुई है और कहां कहां धांधली नहीं हुई। दैट इज व्हाट आई वाज वॉन्डरिंग कि आप उसको कंप्लीट कर दें। एनीवेज, गो अहेड विद योर आर्गुमेंट। ठीक है, देखिए, मैंने धांधली वाली बात तो आपको बता दी कि कौन कौन से फॉर्म 45 हैं जहां पे टेम्पर्ड हुआ है, लेकिन मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है, जो मुकम्मल नहीं हुई थी। ये तकरार तो रहेगी धांधली की, और ये हर इलेक्शन के बाद तकरार रही है धांधली की, लेकिन इस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि तमाम वज़राए आला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो अवाम को सहूलत दें, अवाम के लिए आसानियां पैदा करें। वो उन सारे दरबारियों से बचें, उन सारे करप्शन ओरिएंटेड लोगों से बचें जो इस मुल्क को जोंक की तरह चिमट कर खा चुके हैं। खुदा के लिए अब उन्हें फैसले करने होंगे कि अच्छे लोगों को, अच्छे निजाम को, अच्छे सिस्टम को, अच्छे अंदाजे हुकूमत को, अच्छी गवर्नेंस को आगे लाना होगा। ये दीवार पे लिखा पढ़ें, इनके पास जो फाइलें आती हैं उस पे लिखा हुआ नहीं पढ़ें। दीवार पे ये लिखा है कि अवाम थक चुकी है, और खुदा के लिए अब इस अवाम को सहूलत दें, इस अवाम की मदद के लिए अपने इन इख्तियारात को इस्तेमाल करें। चलिए नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज जो है एक लार्जर बेंच बैठा, वहां पे पेशावर के अंदर जाहिर है वहां पे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मामला चल रहा है। 5 मेंबर लार्जर बेंच ने आज केस सुना पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में जस्टिस एजाज अनवर साहब,
जस्टिस SM अतीक साहब, जस्टिस तशकील अहमद साहब और जस्टिस अली अरशद साहब ने इस केस की जो है समाअत की है। वहाँ पे जनाब आला अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब की तरफ से जो आर्गूमेंट पेश किया गया कि 63(1) क्लास 1 कहता है कि जब एक पार्टी सीट हासिल करती है तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है। जब एक पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर सीट होगी तो आजाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब, जब पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेकर सीट हासिल करती है तो इसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने वहां पे फरमाया। इस वजह से वो मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराती है। मुकर्ररा वक्त के दौरान तरजीह लिस्ट ना दें तो इसके नताइज होते हैं। आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले तो क्या इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, इसको महसूस नशिस्तें नहीं मिलती? इसके ऊपर जस्टिस इजाज अनवर साहब का ये सवाल था। उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर पार्लियामान में इस पार्टी की कोई नुमाइंदगी हो तो फिर उसको दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई जनरल नशिस्त नहीं और ना महसूस नशिस्तों की लिस्ट पहले जमा कराई गई। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर मेहमद साहब ने वहां पे अपने दलाइल पेश किए। फार्मूला आसान है, एक सीट लाजमी है, एक सीट नहीं तो फिर ऐसा ही है, सिफर के साथ जितने भी फिगर ऐड कर दें तो ये सिफर ही रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर मेहमद साहब के ये रिमार्क्स हैं। कानून की तशरीह यही है कि एक सीट असेंबली में होना लाजमी है। वकील इलेक्शन कमीशन, आप कहते हैं आर्टिकल 51 की रूह से सियासी जमात नहीं। जस्टिस अरशद साहब ने वहां पे सवाल किया, लेकिन पार्लियामेंट में मेंबरान ही हो तो फिर सियासी जमात है। ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया जस्टिस अरशद अली साहब की तरफ से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से कल जो समाअत है सुबह 9 बजे होगी। बड़ा जो अहम बात फंसी हुई है ना जी, एक आर्गूमेंट ये है कि एक पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, जिसके पास इलेक्शन सिंबल है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल, ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर उसने मखसूस नशिस्तें लेनी है तो उसकी पार्लियामान के अंदर उसको एक आध सीट उसको पार्लियामानी पार्टी होना चाहिए ना। मैं एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोग आजाद चले गए, 3 दिन के अंदर उन्होंने ज्वाइन करना है। तो अगर 3 दिन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं जीता उसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी, वो तो पॉलिटिकल पार्टी सीट तो बन गई उसकी। वो अदालत ये कह रही है कि इस जो इशू को हल करना है उसके लिए आप सुबह भी हेयरिंग होगी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है कि उस पार्टी ने एक आध सीट जीती होनी चाहिए। ये यानी अगर उसने सीट नहीं जीती हुई तो फिर वो पार्टी जो है वो पार्लिमानी पार्टी है नहीं, और पार्लिमानी पार्टी अगर है नहीं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते नहीं। अगर आप कर लिया तो फिर अगर आप कर लिया बिल पर, जिससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, तो फिर वो रिजर्व सीट्स का क्लेम आप खो देते हैं। तो रिजर्व सीट्स जो पार्लियामान के अंदर जीती हुई जमातें हैं उन्हीं का ही राइट बनता है। वो जिस रेशो से उन्होंने जीती हैं उसी रेशो से वो जीत सकते हैं। इंडिपेंडेंट अगर सपोजिटली यहां पर अगर 600 का अगर हाउस है तो 600 में से 590 अगर इंडिपेंडेंट जीते भी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो वो 590 भी जो है ना वो अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो उनका वो राइट नहीं बनेगा उसके ऊपर। ये आपकी राय है? नहीं, मेरी राय नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। सर अदालत के अंदर मसला पेश है ना, क्या रहा है यार? अदालत के अंदर लड़ाई है ना, वो उसी की तशरीह में इससे बाहर कहां जाएगी? मैं बता रहा हूं हाई कोर्ट कहां जाएगी? सर आइन क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को दे सकती है? मैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, ये मेरी राय है ना, मेरे हिसाब से हाई कोर्ट जो बात ये है सीटें नहीं दे सकती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। जो मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए अदालत ने ये भी कहा कि क्या ये मुमानत है। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर, उसको सुने तो सही, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी उसके लिए शायद कुछ चेंज करना पड़े क्योंकि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। जी नकवी साहब, मैं एक कारकुन बनकर, एक सहाफी बनकर, एक सियासी जमात बनकर, एक वोटर बनकर, ट्रिब्यूनल का जज बनकर, सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि अगर इन नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक नहीं है तो दूसरी किसी भी सियासी जमात का भी हक नहीं है, और ये फैसला ही पाकिस्तानी अवाम कबूल करेगी। बिल्कुल सही फरमाया हाजिर नकवी साहब। मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई हल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लड़ाई इस तरह जारी रहेगी। मेरे ख्याल में ये पहला CBM हो सकता है जो कि इस वक्त हुकूमती पार्टीज हैं वो PTI को ऑफर कर सकती हैं। आज के लिए इतने नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।